वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि अभी हमारे चैनल पे मॉर्निंग के टाइम में 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आप लोग से लिया जा रहा है और शाम में फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का पहला सवाल है, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करते भी चलिएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिजन। ठीक फ्रेंड्स, देखिए मैं एक प्रश्न में आपको 2 से 3 जीके में बताऊंगा फ्रेंड्स, इस तरह से तैयारी करिएगा तो 100 प्रश्न में आपका कम से कम 200 प्रश्न देखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं समझा करके पढ़ाते चलूँ। तो पहला सवाल क्या पूछा गया था फ्रेंड्स कि गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। आपने आंसर को देख लिया, हरिजन संपादन किया था। ठीक है, इससे संबंधित और प्रश्न है, पूछा जाता है गांधी जी ने और कौन कौन से समाचार पत्र का संपादन किए थे, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। तो देखिए, एक इंडियन ओपिनियन था फ्रेंड्स जो आपको साउथ अफ्रीका में किया था, महात्मा गांधी ने किया था इंडियन ओपिनियन का। और हरिजन के साथ साथ एक यंग इंडिया, याद रखिएगा क्या है फ्रेंड्स, यंग इंडिया। हरिजन के साथ साथ यंग इंडिया और एक नवजीवन, ठीक है, इसका भी, इन आदि समाचार पत्रों का भी संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। तो देखिए कितना हम लोग देखे, 4 देखे। कौन कौन देखे फ्रेंड्स, आपका एक तो हरिजन हो गया, दूसरा यंग इंडिया हो गया, तीसरा नवजीवन हो गया, और एक इंडियन ओपिनियन था फ्रेंड्स जो आपको साउथ अफ्रीका में किए थे। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर मिलता है, कौन सा भाग में मिलता है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मिलता है। आंसर आपने देख लिया फ्रेंड्स। अब इससे संबंधित का जीके बन रहा है कि मौलिक अधिकार है जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार तो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और क्या सवाल बनता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी टोटल थी, 7 थी। लेकिन फिर वर्तमान में भी कितना है, तो 6 है। एक हटा दिया गया। किसको हटा गया, तो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा, 44वें संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था उसे हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया उसको कहाँ रखा फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 300 के क में इसको रखा गया। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एक बार फिर से रिपीट कर ले, क्या क्या हमने देखा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। मौलिक अधिकार कहाँ के देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में टोटल 7 था फ्रेंड्स, वर्तमान में कितना है, तो 6 है। और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 300 के क में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। मुझे पता है आप लोग को सब ये पता है फ्रेंड्स, लेकिन रिवीजन में कराता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। चलिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हेग में। ठीक है, कहाँ है, द हेग में है। और द हेग कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड, याद रखिएगा, द हेग कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में पड़ता है। तो आप ये देख लिए फ्रेंड्स, सवाल क्या पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। ये आंसर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का। अब इससे संबंधित क्या पूछा जाता है वो देख लिए। पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना कब हुई थी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना आपको 1946 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन याद रखिए, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, तो द हेग में है। अब पूछा जाता है इससे क्या कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछे तो 15 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति होती है जो कितने वर्ष के लिए होती है, जो 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, 15 जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो 9 वर्षों के लिए होते हैं। यानी इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल 9 वर्षों के होते हैं। तो ये सब आप लोग जरूर याद रखें फ्रेंड्स। और इससे क्या पूछा जाता है, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कि न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहां पर जो सरकारी भाषा क्या है, वहां कामकाज की भाषा क्या किस में होते हैं, तो 2 भाषा में होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो वहाँ टोटल 2 भाषा में कामकाज होते हैं। वहाँ की सरकारी भाषाएं कौन है, कितने हैं, तो 2 है। कौन कौन है फ्रेंड्स, एक फ्रेंच है और दूसरा क्या है, अंग्रेजी है। दूसरा एक फ्रेंच है, एक दूसरा अंग्रेजी है। तो कितना चीज हमने देखा फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा फ्रेंड्स ताकि आप लोग को याद हो जाए, थोड़ा सा वक्त देके पढ़ें।
तो क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनके कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं, तो 9 वर्ष के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। तो पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फफूंदी से पेनिसिलिन निकाला जाता है। सवाल नंबर 5 को देखें कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है जो कहाँ का आपका नृत्य है फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको तो ट्रिक से बताया हूँ, कोई भूल ही नहीं सकता है। कच्चा पूड़ी कौन खाता है, आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में बच गया आपका क्या, ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का है ये भी देख ले। ये तो सवाल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में जो कथा है महाभारत और रामायण से लिया जाता है। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या हम लोग देखें फ्रेंड्स, ओडिसी जो कहाँ का, तो उड़ीसा का है, ओडिशा का ही शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। अगर जो बात किया जाए मोहिनीअट्टम का फ्रेंड्स, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का रहा फ्रेंड्स का चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग सही कौन सा है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब क्या होता है, रोकना, अपोज करना, यानी विरोध करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बाकी ये सब है जो आपका गलत है। सही है स्पेल्ड कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑपोटेंट। ऑपोटेंट मतलब क्या होता है, ओपोटेंट मतलब विरोध करना होता है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। वन हु इज लाइकेबल, इसको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स 7 का, तो वन हु इज लाइकेबल इज कॉल्ड क्या, एमिकेबल कहा जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लाइकेबल यानी जो मिलनसार व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, उसको मतलब सभी एक दूसरे को पसंद करता है, उसके मिल के रहता है, उसे अमेकेबल कहा जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका पैसिव वॉइस में करा, आई वॉज राइटिंग ए पोएम। सिंपल है फ्रेंड्स, अब पैसिव में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका क्या, अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। कहाँ ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका डी। डी इसका राइट आंसर होगा, अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9 को देखें। बट इन मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बट इन मीन्स क्या होता है, बट मतलब हस्तक्षेप करना होता है। इसका मतलब बट इन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। तो हस्तक्षेप का क्या होता है फ्रेंड्स मीनिंग, आपको कह सकते हैं इंटरफेयर कर सकते हैं या इंटरप्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है, तो ब्रेक मीन्स मतलब क्या होता है, जबरदस्ती होता है, तोड़कर घुसना। ठीक है फ्रेंड्स, जबरदस्ती फोर्स होता है, यानी एंट्री बाय फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रेक इनटू मीन्स मतलब क्या होता है, जबरदस्ती होना, तोड़कर या जबरदस्ती घुसना। तो इसका क्या हो जाएगा, एंट्री बाय फोर्स हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगा है, प्रेमादास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। तो प्रेमादास कहाँ है फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, प्रेमादास जो श्रीलंका के राष्ट्रपति पहले रहे थे, उन्हीं के नाम पर ये प्रेमादास क्रिकेट ग्राउंड रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेमादास क्रिकेट ग्राउंड किस देश में, तो श्रीलंका में है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बायोमास कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां जो जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, क्या तो बायोमास कहलाते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका वर्षा का होना और बर्फ का गिरना। 13 नंबर सवाल का ए है जो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सागर में ज्वार आता है, गुरुत्वाकर्षण क्या कारण आता है, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह गति करता है, ये भी है जो आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। लेकिन फ्रेंड्स आपका जो ए ऑप्शन नंबर ए है, वर्षा का होना बर्फ का गिरना, ए इसका आंसर नहीं होगा। सवाल में ही पूछा जा रहा है ना कि निम्न में से कौन सा घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है, तो ये इस गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। देखिए वर्षा कब होती है फ्रेंड्स, तो वर्षा क्या होता है कि जब हवा में नमी होती है, आर्द्रयुक्त हवा होती है, और वो जब क्या होता है, संघनन होता है। संघनन तो होता है तो वर्षा होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा।
जो सवाल पूछा जा रहा था उस हिसाब से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर है आपका, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडे देने वाले प्राणी अंडज प्राणी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए जो बच्चे देते हैं फ्रेंड्स, जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्तनधारी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे चमगादड़ है जो स्तनधारी है, याद रखिएगा। तो अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाएंगे और जो बच्चे देते हैं फ्रेंड्स वो क्या? स्तनधारी कहलाते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं और जो दूध पिलाते हैं फ्रेंड्स वो क्या कहेंगे? स्तनधारी कहलाएंगे। चलिए अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? तापमान क्या केल्विन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी से आपका क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी से अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, तो आपका ये इस अवधि है जो अर्धमागधी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। तैरती चलती इसलिए नाव को क्या कहते हैं? यानी नाव का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है तो उसे तरणी कहा जाता है। तरुणी सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो, क्या कहते हैं उसे? तरणी। ठीक है, नाव का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी। तो किस तरह से प्रश्न पूछा है यहाँ कि तैरती चलती इसलिए नाव को क्या कहते हैं? तो तरणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 18 का। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा है? गेस करें। तो प्रत्येक में आपका प्रति जोड़ एक होता है, ऑप्शन नंबर बी ये है जो आपका इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा अभिलाषा हो जाएगा। ठीक है, उत्कंठित का जो है जो पर्यायवाची अभिलाषा नहीं है। बाकी इच्छुक, उत्सुक और लालायित है जो इसका पर्यायवाची शब्द है, जबकि अभिलाषा है जो फ्रेंड्स इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। यही पूछा जा रहा था उत्कंठित का पर्यायवाची कौन नहीं, तो अभिलाषा नहीं है, बाकी सब है। अगला सवाल को लेते हैं कि गैस नियतांक आर का मात्रक है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जूल केल्विन के पावर -1 और मोल -1 ये इसका आपका गैस नियतांक आर का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर किमें दे रहा है। अब चलिए सवाल नंबर 22 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 आपका कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? देखिए इस टाइप का प्रश्न आप लोग लिख करके डायरेक्ट याद रखें। 22 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यह घटता है। द्रव का गर्म करने पर उसका जो अपवर्तनांक होता है सामान्यतः क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 22 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 आपके सामने है। सवाल नंबर 23 आपका क्या है फ्रेंड्स कि प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? तो इसका जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहले रबर है बढ़ते हुए ना रबर, उसके बाद में कांच का तांबा, उसके इस्पात। प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबर, कांच, तांबा, उसके बाद इस्पात। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से खाली स्थान केजी ऊर्जा ग्रहण करता है। तो कितना करता है फ्रेंड्स? तो 1.36। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट भी आई है। कितना हो जाएगा? 1.36 केजी जूल ग्रहण करता है। सवाल क्या है फ्रेंड्स एक बार फिर से देखिए 24 नंबर कि पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से कितना केजी जूल ऊर्जा ग्रहण करता है? तो 1.36 केजी जूल ऊर्जा ग्रहण करता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखें, सब नोट कर लें सब। ठीक है, कॉपी रखें फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके सब नोट करते चलें जो थोड़ा सा टिपिकल लगे। अगला सवाल है और उसको फिर बार बार देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आगे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। सवाल नंबर 25 को देखें। 25 से क्या? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर मात्रक कहे फ्रेंड्स तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऐसे फ्रेंड्स इसका देखिए एक अन्य मात्रक चुंबकीय के क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। तो क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ये भी होता है एक अन्य मात्रक। और अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स आपको जनरली कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, एसआई मात्रक में तो क्या है इसको आप सब लोग जानते होंगे, टेस्ला होता है। ठीक है, क्या होता है? टेस्ला होता है। तो देखिए 3 चीज में हम लोग सीखे फ्रेंड्स। एक तो सीखे चुंबकीय क्षेत्र का सिंपल मात्रक अगर पूछ रहा है तो इस तरह से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। एसआई मात्रक अगर पूछता है फ्रेंड्स तो उसको क्या है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला। उसके बाद में एक अन्य मात्रक बताया था फ्रेंड्स, क्या बताया था? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखिए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक भी याद रखिएगा, टेस्ला। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं कि किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए किस समीकरण से? तो
शांतई समीकरण से, यानी 26 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कौन निर्भर करता है। देखिए ये सब सवाल है जो लिखने लायक है फ्रेंड्स, याद करने वाला, टॉप मोस्ट VVI ये सब है कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कौन निर्भर किस पे करता है। तो किस पर करता है, केवल ठोस पर करता है, केवल द्रव पर करता है, या ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है, या द्रव में ठोस पृष्ठ के विन्यास पर करता है। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग गेस करें तो फटाफट क्या होगा। तो देखिए किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण ठोस एवं द्रव दोनों पर निर्भर करता है। 27 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें कि जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, कौन संख्या को प्रदर्शित करता है, तो रेनल्ड संख्या को प्रदर्शित करता है। 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी देखिए लिखने लायक क्वेश्चन है, जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है, तो रेनल्ड संख्या को प्रदर्शित करता है। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 आपका है कि निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है तथा गैस से नहीं। तो द्रव से कौन संबंधित है और गैस से नहीं, तो दाब तो गैस से संबंधित है फ्रेंड्स, उसका आयतन भी संबंधित है, घनत्व पृष्ठ तनाव है जो आपका गैस से संबंधित नहीं, ये सिर्फ द्रव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर से सवाल को समझें, निम्न में से कौन सा केवल द्रव से संबंधित है। तो देखिए द्रव से केवल संबंधित कहा तो पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, गेस करें। इसका घनत्व निम्न होता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, या आसानी से उपलब्ध होता है। फिर से सवाल सुने, जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग गेस करें। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, यही कारण है कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखिए मैथ का फ्रेंड्स, मैं पहले बता देता हूं कि मैथ का जो सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा फ्रेंड्स 2 प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि इसमें सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, इसमें लिखने में नहीं बनता है। ठीक है, तो उसको जो राइटिंग पैड है और लैपटॉप में उसमें करके मैं आप लोग को सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ से आपको 10 प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए मैथ का सवाल हूबहू कभी नहीं एग्जाम में लड़ता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पकड़ना है फ्रेंड्स, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो जनरल जो तैयारी करते हैं वो भी मैथ करते रहिए फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा और मैथ उसमें पकड़ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको इसके सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो चलिए 31 से देखिए 41 तक आपका मैथ है फ्रेंड्स, 10 प्रश्न इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में 41 से हम लोग देखते हैं जीके जीएस को। जीके जीएस हिंदी अंग्रेजी सभी को कवर करेंगे, मैथ को छोड़ करके। उसको मैं अगला उसके लिए स्पेशल मैं क्लास 2 4 10 क्लास लूंगा फ्रेंड्स, जिसमें इसका पैटर्न मैं बताऊंगा। तो चलिए सवाल 41 नंबर सवाल क्या है। सवाल नंबर 41 आप लोग के सामने फ्रेंड्स कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। चलिए कॉमन सेंस की बात है, जरा इसका पढ़ करके थोड़ा सा वक्त दीजिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सही कीजिए। समझिए फ्रेंड्स, आप टेस्ट दे रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए आपको वहां पर समय मिल रहा है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, गेस कर लिए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून यानी रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स, आपका सवाल का जवाब हो गया। अब इसमें क्या क्या सवाल बनता है वो भी देख लें। तो रॉलेट एक्ट कानून है जो कब पारित हुआ था फ्रेंड्स, तो ये आपको मार्च 1919 में पारित हुआ। कितना, मार्च 1919 याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, और ये जो कानून पारित हुआ था फ्रेंड्स, इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, क्योंकि फ्रेंड्स ये कानून ऐसा था जिसमें शक के आधार पर किसी को भी आपको क्रांतिकारी जो थे उस समय उनको पकड़ करके जेल में अंदर ठूस देता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें कहा गया था नो वकील नो अपील नो दलील। इसी कानून में आपको ये नारा था कि इसमें कुछ भी नहीं चलता था, इसलिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपका है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। अच्छा सवाल है, तो पूना समझौता किनके बीच में हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में आपका ये पूना समझौता हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1906 में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, मुस्लिम लीग की भी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुआ था। तो अब तो आंसर देख लिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था इसमें किसका मुख्य श्रेय था फ्रेंड्स, संस्थापक श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से आगा खां। ठीक है फ्रेंड्स, आगा खां, और उस समय ढाका के नवाब थे सलीम मुल्ला। एक तो आगा खां फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी आगा खां, और दूसरा क्या था, ढाका का उस समय नवाब कौन था, तो सलीम मुल्ला था उस समय। ठीक है, सलीम मुल्ला था उस समय ढाका का जो नवाब था। तो इन दोनों को श्रेय जाता है। ठीक है, तो
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि आपका मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने योगदान दिया था, तो आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने दिया था। चलिए सवाल नंबर 44 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 44 का आपका कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न आपको ट्रिपिकल पूछा जाता है, मॉडरेट क्वेश्चन है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1944 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं कि 1882 की त्रिगुटी संधि में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो उसमें आपको जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया सब सम्मिलित था फ्रेंड्स, आपका इंग्लैंड नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1882 में जो त्रिगुटी संधि हुआ था, ट्रिपल अलायंस हुआ था, उसमें आपको ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी शामिल था, जबकि इंग्लैंड उसमें शामिल नहीं था। अगला सवाल अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, चलिए गेस कीजिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो चलिए 46 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ग्वालियर में फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका जवाब देख लिए फ्रेंड्स, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। अब इससे संबंधित जीके क्या पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। जो लक्ष्मीबाई थी उनका विवाह किससे हुआ था? तो राजा गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से आपका रानी लक्ष्मीबाई की विवाह हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। लोनार झील कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल सीमा से मिलती है? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका गेस करें फटाफट। इसमें थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो मैं पाकिस्तान का, नेपाल का, 2-3 देश का मैं बता देता हूं जो अक्सर पूछा जाता है। तो पहले सवाल क्या पूछा जा रहा है उसका जवाब देखें। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? इसका राइट आंसर 48 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप यहां पर देख लिए। अब पूछा जा सकता है कि नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपका मुख्य रूप से कितने सीमा लगती है? आपका 4 का लगता है। ठीक है, नेपाल के साथ भी 4 लगता है फ्रेंड्स और पाकिस्तान के साथ भी 4 लगता है। तो मैं बताता हूं दोनों का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेपाल के साथ है जो भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगता है। तो पहला अपना आपका हो गया अपना बिहार हो गया फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश 2 हो गया, और तीसरा में आपका सिक्किम हो गया, और चौथा में कौन सा हो गया फ्रेंड्स? आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिक्किम, ये 4 राज्य की सीमा है जो आपको नेपाल के साथ में लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका बच गया पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया तो उसको बताता हूं। तो पाकिस्तान के साथ भी है जो फ्रेंड्स आपका 4 राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, 4 राज्य की लगती है, और उसका तो मैं ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, पंगु राज। ठीक है, पंगु राज। अब देखिए कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, पंगु राज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंगु राज में देखिए सब राज्य, यही 4 राज्य लगता है। प से क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका पंजाब हो गया। गु से क्या हो गया? गुजरात हो गया। रा से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। और ज से क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। जैसे जम्मू कश्मीर। तो आप देखिए याद रहेगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान से करूँगा तो पंगु राज आप याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यही 4 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। और इसका क्या बताया था फ्रेंड्स? नेपाल का कौन कौन बताया था? तो एक सिक्किम हो गया था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और एक बिहार। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो एक और बताता हूँ प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि अगर जो भारत की सीमा पड़ोसी देश से पूछा जाए, कितने पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई है, भारत की सीमा जो कितने पड़ोसी देश के साथ जुड़ी हुई है, तो टोटल कितना? 7 देश के साथ जुड़ी हुई है। 7 देश कौन कौन है फ्रेंड्स? आप अनुमान लगा सकते हैं। बांग्लादेश 1 हो गया, म्यांमार 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, चीन 4 हो गया, नेपाल 5 हो गया, अफगानिस्तान 6 हो गया और पाकिस्तान 7। यानी भारत की जो सीमा है जो आपका पड़ोसी देश के साथ कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। तो इसमें बहुत सारा डिस्क्राइब हो गया फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है 49 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? इसका तो कॉमन सेंस का है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि किसको पार करने के लिए एक दिन जुड़ जाता है? देखिए इस टाइप का मॉडरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको पार करिएगा तो एक दिन का समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व पार करने पर। यहां पर देखिए दिया हुआ कैसा फ्रेंड्स, पूर्व से पश्चिम, तो इसी में लड़का स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसको 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन समय जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 51 को देखें
कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो भारत का जो दक्षिण छोर है क्या है, उसका नाम है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिण छोर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ही इंदिरा पॉइंट हो गया। और पूछा जाए भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन है फ्रेंड्स, तो इंदिरा कॉल है। दक्षिण में इंदिरा क्या है, पॉइंट है, और उत्तर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तरतम बिंदु, तो इंदिरा कॉल है। ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं। सवाल नंबर 52 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह है जो तेल और परिष्करण केंद्र दोनों है, तो आपका मंगलोर और हल्दिया और विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 52 का डी राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 53 को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग को पता भी होगा, तो फटाफट गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33.3%। ठीक है, कितना, सॉरी 33, आपका 33.3%। इतना भूभाग पर अगर जो वन है तो समझिए फ्रेंड्स वहाँ का वायुमंडल साफ सुथरा रहेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा। ठीक है, कितना, 33.3% पर। इतना होना चाहिए, मानक है। ठीक है, इतना होना चाहिए हर हाल में। लेकिन अगर भारत में भी है कितना फ्रेंड्स, तो पहले तो कम था, बढ़ करके कितना पर आया है, तो 24.56, यानी कि लगभग 24.5% इतना पर है। होना चाहिए कितना फ्रेंड्स, 33, यानी अभी भी बहुत घट रहा है। तो क्या सवाल था फ्रेंड्स, दोनों याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए, तो इतना होना चाहिए, 33.3% पे होना चाहिए। भारत में फिलहाल कितना है फ्रेंड्स, तो लगभग 24.56% पर ही वन है, और पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। सवाल नंबर 54 को देखिए, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है। अच्छा सवाल है, तो गेस करें इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टिस्को वाला से हो जाएगा सही इसका। सवाल नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी अर्थात टिस्को। चलिए सवाल नंबर 55 को देखिए फ्रेंड्स, की राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें विद्यार्थी अभी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वितीय विश्व कोई मार देते हैं फ्रेंड्स। तो एक राष्ट्र संघ है फ्रेंड्स, एक संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्र संघ कह रहा है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी में तक चला था, 4 वर्ष चला था। और इसी युद्ध को रोकथाम करने के लिए किसकी स्थापना की थी, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। ये भी डेट याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में आपको राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, ये राष्ट्र संघ असफल हो गया, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 में हो गया। 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि यह जो राष्ट्र संघ जो क्या असफल हो गया था। ठीक है, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कितना आपको 45 तक चला था, 6 वर्ष चला था। तो इसको रोकथाम करने के लिए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में गड़बड़ नहीं करना है। राष्ट्र संघ कहेगा तो हो जाएगा 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहेगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था। 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। आप कॉमन सेंस से पकड़ सकते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब के हुआ था फ्रेंड्स, 1930 में हुआ था ना, 1930 में। यानी देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू किया था। और ये फ्रेंड्स आपका 6 अप्रैल को जाकर करके नमक का कानून तोड़ा था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में आपको जाकर के वहाँ का नमक का कानून तोड़ा था, और तभी से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए इसमें कॉमन सेंस से पकड़ सकते हैं, डेट याद रहेगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन को उन्होंने बहिष्कार करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू रखा था, किसने, महात्मा गांधी ने। हालांकि गोलमेज सम्मेलन कितने हुआ था, टोटल 3 में हुए थे। ठीक, 3 हुआ था फ्रेंड्स, आपका 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, और 32 में हुआ था। बाद में क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ बहुत सारा जीके हो गया फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर करके सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। चलिए इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत बार तो बता दिए हैं, आप लोग को मेरे ख्याल से सबको याद भी होगा। तो कह रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका जवाब देख लिए फ्रेंड्स। अब इस पर डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, संविधान सभा के जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश में ही बनाया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था आपका कितना? 9 दिसंबर, कितना? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, तो उसमें जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद ने किए थे, और अध्यक्षता वही किए थे फ्रेंड्स। और उनको उसी दिन 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन बाद में फिर 2 दिन के बाद में, यानी 11 दिसंबर, फिर कितना? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को पुनः जब संविधान सभा का जो बैठक हुआ फ्रेंड्स, तो उसमें है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, उसमें फिर उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका कॉन्सेप्ट याद रखें फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ कि अक्सर विद्यार्थी सभी जानते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को सबको याद है। लेकिन संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी कितना? 24 जनवरी कितना? 24 जनवरी 1950 में हुआ था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। कह रहा है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 में हुआ था। प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। दोनों जरूर याद रखिएगा। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है कौन होता है, तो सरपंच होता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। चलिए फटाफट गेस करते चलिएगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो कौन से परामर्श लेगा फ्रेंड्स? आप लोग कॉमन सेंस लगाएं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे फ्रेंड्स, वो भी बहुत विद्वान होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के लेवल के होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो कौन जाता है? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं तो कौन जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही जाते हैं ना। तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? निरीक्षण किसका करेगा? जो उसके अंतर्गत आएगा उसी का ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 62 को देखिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए फ्रेंड्स। दोस्तों में शेयर भी आप लोग जरूर करें। चलिए सवाल नंबर 62 है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्षों का लिया होता है। ऑप्शन नंबर ए 62 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष और अधिकतम आयु कितना फ्रेंड्स? 65 वर्ष की, यानी 6 वर्ष ए हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है फ्रेंड्स अवधि, और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसका आंसर कि में ही दे रहा है फ्रेंड्स, यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 65 साल के 6 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए और 65 वर्ष के पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 65 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो देखिए हाँ, आप समझ में आ गया फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि मान लिया किसी का बने हैं फ्रेंड्स आपका 63 में बने हैं, 63 में बने हैं, तो ऐसा नहीं कि 66-67 तक वो बने रहेंगे। फिर इनका कार्यकाल 65 2 ही साल का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से है। अगर जो 64 में बनते हैं तो उनका कार्यकाल कितना? 2, क्योंकि अंतिम कितना है? 65, यानी 65 वर्ष में उनको हर हाल में रिटायर कर जाना है। 6 वर्ष उनका कार्यकाल नहीं भी पूरता है फ्रेंड्स तो भी रिटायर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। 6 वर्ष होना चाहिए, वही 65 वर्ष के आयु के पहले होना चाहिए। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जा सकता है? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? जो व्यावसायिक बैंक है उनका कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स जो कमर्शियल बैंक होता है क्या करता है, ग्राहक का जब जमा करते हैं हम लोग जो उसमें स्वीकार करता है और पैसा रखते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको वो क्या ब्याज भी देता है फ्रेंड्स और ऋण भी देता है। तो ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ जमा भी लेता है और ऋण उधार ऋण भी देता है, जैसे किसान को भी देता है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय वासियों की औसत आयु क्या थी? 65 का, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, कितना 64.6 वर्ष थी औसत आयु। अभी तो और घट गया होगा फ्रेंड्स, पक्का घट गया होगा, अभी तो मेरे ख्याल से 54 आ गया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी, तो 64.6 वर्ष थी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अब पहले से तो बहुत घटता जा रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि अब आदमी है जो 50 के बाद 55 के बाद कभी टपक जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बहुत खाद्य पदार्थ खाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए सभी को योगा करना चाहिए, ठीक, शाकाहारी खाना खाना चाहिए और योग से सभी को जुड़ जाना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छा, योग की जब बात चलिए फ्रेंड्स, तो योग दिवस कब मनाया जाता है, हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप हम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग कहाँ पर थे फ्रेंड्स कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितनी थी, तो 64.6 वर्ष थी। तो योग दिवस आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आपको, क्योंकि योग की बात चली थी। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में अपनाई गई थी। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, तो 1991 में। अच्छा सवाल है 67 नंबर, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? 67 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तब क्या होता है, लेड क्लोराइड निर्मित होता है, यानी 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जब लेड धातु ठीक है, लेड धातु कॉपर क्लोराइड से के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड निर्मित होती है। अगला है फ्रेंड्स आपका, किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जाने सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एम कोश में कितने होते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, 10 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 68 का। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 69 को देखते हैं। ठीक है, यानी 69 नंबर सवाल आपके सामने है। कह रहा है फ्रेंड्स कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखिए, सवाल नंबर 70 है, प्रयोग हमें गुण की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेंडले के प्रयोग, क्या किसका, मेंडले के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। मेंडले साहब का नाम आप लोगों ने सुना हुआ फ्रेंड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, आपको अनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, मेंडले साहब को, जिन्होंने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। अगला सवाल को देखें, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, उत्सर्जन तंत्र मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में जो भी कचरा होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालता है। तो इसमें 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोरोनरी धमनी जो उत्सर्जन इससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेपेटिक सिरा भी है संबंधित है, और प्लेमोनरी सिरा भी है। गुर्दे की धमनी है जो फ्रेंड्स आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, गुर्दे की जो धमनी होती है। यानी 71 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, देखिए अच्छा सवाल है, मॉडरेट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मर्सिलिया में पाया जाता है गुप्त अंग, किसमें, मर्सिलिया में। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि निम्न में किन तरंगों की संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? निम्न में से किन तरंगों में, कौन सा तरंग में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा तरंग का आपको नाम बताना है 73 का। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग है जिसमें आपका संपीड़न भी शामिल है और विरलन भी प्रतिक्रिया शामिल है, किसमें, अनुदैर्ध्य तरंग में। यानी 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पूछा जाता है ध्वनि तरंगे किसमें गमन करती है, तो यही आपका ध से ध्वनि, ध से धैर्य, यानी अनुदैर्ध्य तरंग में ये गमन करती है। प्रकाश किसमें गमन करती है, तो अनुप्रस्थ तरंग में गमन करती है। दोनों को याद रखिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला सवाल है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? 74 का नेट्रियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो सोडियम का है। सोडियम को लैटिन में क्या कहा जाता है, नेट्रियम कहा जाता है, याद रखिएगा। 74 का बी हो गया। सवाल नंबर 75 को देखते हैं फ्रेंड्स, आपका है कि 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड के 10⁻⁻² को कहा जाता है क्या, तो 1 न्यूटन कहा जाता है, याद रखिएगा 1 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद कर ले। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? चलिए हिंदी से सवाल आ गया, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? 76 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने एक कुत्ता और एक मैना लिखे थे। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे फ्रेंड्स, कि एक कुत्ता और एक मैना किसके है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। दो सवाल बनता है, दोनों को मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। तो पृथ्वीराज रासो सबसे पहले जानते हैं किसने लिखा था, चंद्रबरदाई कृत था, ये याद हो गया, आप जानते हैं सब लोग। तो कहता है इसमें कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था, 77 का क्या होगा, ये आदि काल में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है सवाल है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो चलिए छाटिए फटाफट। फुटपाथ, फुटपाथ तो आपका पुल्लिंग लग रहा है, स्कूल खुल गया पुल्लिंग हो गया, स्टोव जल रहा है ये भी पुल्लिंग, केतली, ठीक है, चाय की जो केतली होती है फ्रेंड्स ये स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 78 का। चलिए सवाल नंबर 79 79 नंबर सवाल है पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए पानी न बरसता यानी क्या हो रहा है, इसमें संकेत कह रहा है, संकेत दे रहा है ना, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यानी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। संदेहवाचक न करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो संदेह नहीं, इसमें संकेत ही हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, इंडिकेशन हो रहा है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है वचन से फिरना के लिए उपयुक्त मुहावरा को चुने, चलिए आप लोग बताएं। वचन से फिर जाना अर्थात क्या होता है, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। तो राइट आंसर 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स। वचन से फिर जाना यानी मुकर जाना क्या होता है, यानी थूक चाटना, एक तरह से कह सकते, थूक कर चाटना होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वचन से फिरना, थूक कर चाटना। सवाल नंबर 81 को देखिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें 2-3 सवाल बनेगा, सबको मैं डिस्क्राइब करता हूं। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान कितने वर्ग या समूह एक ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वर्ग या समूह एक ही होता है, आवर्त अलग होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, आपको 18 वर्ग या 18 समूह होता है, याद रखिएगा कितने, 18 वर्ग होते हैं। अब इसमें पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, मोसले साहब, कौन है, मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोसले साहब है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है जिसमें परमाणु क्रमांक तत्वों को परमाणु क्रमांक पे सजाया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोसले साहब हैं, जिन्होंने आपको परमाणु तत्वों को सजाया किसे, परमाणु क्रमांक के अनुसार से सजाया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी समूहों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछे तो टोटल 7 है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब पूछा जाएगा आपको कि जो सर्वप्रथम जो प्राचीन आवर्त सारणी था, यानी कि किसने आविष्कार किया था आवर्त सारणी का, तो मेंडलीव का। पहले किसका था फ्रेंड्स, मेंडलीव का आवर्त सारणी चलता था, लेकिन अभी चलता है मोसले साहब का आधुनिक आवर्त सारणी। कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण क्या है, कितना बार तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, क्या, सरफेस टेंशन हो जाएगा ना, 82 का ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। अगला सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी इंसुलेटर कौन सा है, तो कांच होगा इसमें, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल, याद रखें, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर अर्थात रोधी सब क्या हो जाएगा, तब का कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें, भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले और परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले क्या कहलाता है, तो अपर रूप कहा जाता है, यानी 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। इसको याद कर लें, अच्छा सवाल है। चलिए तो देख लें सवाल कि भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले और परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो अपर रूप कहलाता है। अब देखिए समस्थानिक का मैं परिभाषा संभारिक का भी बताता हूँ, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न है, तो परमाणु क्रमांक अगर समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो वो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, आपका समस्थानिक कहलाएंगे। लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु द्रव्यमान समान है, तो वो क्या संभारिक कहलाता है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, किसका है, चलिए बताइए फटाक से। 85 का क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आपको लाल रुधिर कणिकाएं क्या होता है, आरबीसी का है जो प्रमुख ये क्या है घटक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आपका आरबीसी का प्रमुख घटक है। अब देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको लगभग 120 दिन के करीब होता है, याद रखिएगा 120 दिन के। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको लगता है 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस यानी लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स यहाँ
अब देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है फ्रेंड्स, ये शब्द भी याद रखें। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है 86 नंबर सवाल की, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो सभी को पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 86 का ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो 87 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा आपको कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है फ्रेंड्स, तो आपका पैनक्रियाज ग्रंथि, जिसे हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, उसे स्रावित होता है। और देखिए अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है फ्रेंड्स जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ सवाल क्या था, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे होती है निद्रा रोग, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा नामक रोग होता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, ईस्ट और मशरूम है किसका उदाहरण है, तो 89 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका फफूंद का ना, फंगी का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखिए ईस्ट और मशरूम है जो आपका फफूंद का उदाहरण है। 89 का सी हो गया। 90 नंबर सवाल को देखें, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए दूध को कौन पचाता है, फिर रेनिन नामक एंजाइम पचाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों में ये इसका एंजाइम में ज़्यादा स्रावित होता है, क्योंकि बच्चे दूध पर रहता है, जो नवजात शिशु होता है फिर वो अधिक दूध पीता है, तो उसमें ये एंजाइम अधिक स्रावित होता है, बच्चे में ज़्यादा होता है। यही है जो दूध को पचाता है, दूध के प्रोटीन को पचाता है। दूध में क्या लैक्टोज पाया जाता है आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए प्रोटीन की बात चली फ्रेंड्स, तो प्रोटीन है जो क्या होता है, कितने अमीनो अम्ल से बना होता है, तो आपको 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बना होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 90 नंबर सवाल देख लिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं 91 को देखते हैं। 91 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसी ने एक्स किरणें का आविष्कार किया था, तो एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा किसने, रॉन्टजन ने आपका एक्स किरणें का आविष्कार किया था। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है 92 नंबर सवाल है फ्रेंड्स का, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हो जाएगा इसका, तो भारत के साथ अभी हमने बताया था टोटल है जो कितने विदेशी देश से लगता है, टोटल 7 देश से लगता था फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज़्यादा है जो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे लगता है, तो बांग्लादेश से लगता है, लगभग फ्रेंड्स आपको 4096 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 4096 किलोमीटर है जो बांग्लादेश के साथ लगता है, ये सबसे अधिक सीमा है। सबसे कम अगर जो पूछेगा फ्रेंड्स तो मात्र 106 किलोमीटर है, जो किसके साथ में है, तो अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर सीमा ही लगता है, तो दोनों याद रखिएगा। सबसे अधिक अगर पूछे भारत की सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ है, कितना, मात्र 106 किलोमीटर है। सवाल नंबर 93 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है फ्रेंड्स, आपको सब कॉमन सेंस से पकड़ लीजिएगा। नाइट्रोजन नहीं करता, क्योंकि अगर जो ये करता फ्रेंड्स तो वायुमंडल में इसका प्रतिशत 78%, अगर ये प्रदूषित करता तो कोई भी जीव ठीक से स्वस्थ नहीं रहता। तो क्या है कि कौन सा वायुमंडलीय हवा को प्रदूषित नहीं करता है, तो नाइट्रोजन नहीं करता है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया फ्रेंड्स। चलिए 94 को देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनायमुदी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे अगर जो, तो अनायमुदी है जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है, जो कि आपका अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। जो अनायमुदी है चोटी है जो आपका किस में है, तो अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसी में आपको अनायमुदी है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स तो लगभग की 2695, ठीक है, कितना, 2695 मीटर है, कितना, 2695 मीटर है जो अनायमुदी की ऊंचाई है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, जो आपको अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 95, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनवाया गया था, तो अशोक बनाया था ना, अशोक के समय यानी मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर डी 95 का हो जाएगा। अब चलिए 96 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स की, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही माइट सक्सीडेड, देखिए सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। देखिए जब ये मोडाल वर्ब का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर V1 होना चाहिए, सक्सीड होना चाहिए, सक्सीडेड गलती हो जाता है। ठीक है, सक्सीडेड क्या होता है, गलती हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स आपका सक्सीड होना चाहिए। ठीक है, सक्सीडेड यानी गलती कौन सा पकड़ा गया फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी, ये यही इसमें
फॉल्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सक्सीड, ईडी नहीं होना चाहिए। तो 96 का जो फॉल्ट कहाँ पकड़ा गया, करेक्ट हो गया आपका, यहीं पर फॉल्ट, यानी ये वाला आपका गलत हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर यही पर आपका ये गलत हो रहा है। आंसर की में यही दिया है फ्रेंड्स, 96 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स आपका 97 को देखते हैं। 97 आपका है कि ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग सेंटेंस। सिंपल, वह पास कर सका, वह पास कर सका, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। क्या तो ही वॉज एबल टू पास एक कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं ही कुड पास कह सकते हैं। तो यहाँ पर ही वॉज एबल टू पास दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ही वॉज एबल टू पास, 97 का राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 98 को देखते हैं फ्रेंड्स। 98 फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, सुटेबल एक्जिलरी वर्ब के बारे में कह रहा है। तो यू मस्ट खाली स्थान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 98 का, यू मस्ट हैव लेफ्ट द फॉल्ट बाई नाउ, यहाँ हैव भराएगा। ये देखिए फ्रेंड्स 99, ये तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए ऐसा पॉसिबिलिटी किया जाता है, ऐसा करता है लोग। आई विश आई, क्या भराएगा, WERE वर, आई विश आई वर द CM ऑफ बिहार, काश मैं बिहार के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर होता। उसी तरह से आई विश आई वर ए किंग, तो जब भी रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को थोड़ा सा लगता है जो एक कमेंट पर कि आई के साथ वर का प्रयोग नहीं होता है, इस तरह से कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस देखिए कंडीशन में हमेशा होता है। आई विश आई वर द CM ऑफ बिहार। उसी तरह से आई विश आई वर अ बर्ड, पक्षी होता, कुछ भी होता फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये लगेगा। ठीक है, ये सब नहीं लगेगा आपको, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट सवाल है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही फोरबेड मी टू ओपन द डोर। तो 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। इसमें मात्र आपका 10 प्रश्न आपको मैथ वाला, उसका मैं अलग से सोल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सवेरे के टाइम में आपको करीब 8 से 9 बजे के टाइम में 50 प्रश्नों का जो मॉक टेस्ट दिया जाता है, करवाया जाता है फ्रेंड्स, उसको आप जरूर वीडियो को देख करके फिर प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखें। सभी का मैं संग्रह करते जा रहा हूँ वेबसाइट पे फ्रेंड्स। एग्जाम के टाइम में कम से कम तो अभी से 30 या 40 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, 50-50 प्रश्नों का, चुनिंदा प्रश्नों का। तो अभी से देखते रहें, फिर एग्जाम के टाइम में जब भी मन करे फ्रेंड्स, एक बार 2 बार उलट के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बुक में नहीं लिखते हैं तो वेबसाइट का नाम भी आप लोग को पता होगा, लिंक भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड। तो वहाँ पर जा करके फ्रेंड्स प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो उसको क्या कम से कम आधा घंटा 20 मिनट भी समय दीजिएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर फटाफट आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात है कि वेबसाइट पर देखोगे फिर सबका आंसर छिपाया हुआ रहता है, तो आंसर छुपाया रहता है तो दिमाग पे जोर पड़ता है, उससे आपका तैयारी करने का पता चलता है फ्रेंड्स। आपको पता चलेगा, आपका लेवल पता चलेगा कि आप जो पढ़ते हैं आपको कितना याद होता है। तो वेबसाइट पर जाकर जाइएगा फ्रेंड्स, पैसा नहीं लगता है, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, तो वहाँ पर आप लोग जरूर जाकर के पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।